हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन करते हैं। चलिए करते हैं शुरू बिजनेस फाइनेंस से कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। बिजनेस फाइनेंस बेसिकली जो भी आपको पैसा या कैपिटल रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसे स्मूथली जो है एक ग्रोथ के पाथ पे लेके जाने के लिए, तो उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोल देते हैं। जो भी मनी रिक्वायर्ड है फॉर कंडक्टिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज हमने करनी है उसके लिए जो भी पैसा या कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोल देते हैं। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस हमें किस किस चीज के लिए चाहिए। पहली बात तो आपने बिजनेस एस्टैब्लिश करना है उसके लिए, बिजनेस को रन करना है स्मूथली उसके लिए, एक्सपेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस जो है पहले टी शर्ट्स क्रिएट करता था, अब उसने साथ शूज भी क्रिएट करनी है, सो दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन इसकी पहले उसके पास एक प्लांट था, अब उसने दूसरा प्लांट भी सेटअप करना है, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। देयर आफ्टर एक्वायरिंग द एसेट्स, एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो। देयर आफ्टर डे टू डे ऑपरेशंस, डेटर के साथ डील करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, तो ये जो है इसके लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, बेसिकली फोकस किस पे किया जाता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम अपने फाइनेंसेस को कहां से एक्वायर करेंगे, मतलब पैसा कहां से आएगा बिजनेस को चलाने के लिए, कहां पे हम उसे एलोकेट करेंगे, पैसा कहां पे लगाएंगे और कैसे हम उस पैसे को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएं। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जब हम फंड्स को इकट्ठा करते हैं, मतलब फंड्स को अवेल करवाते हैं, पैसा आएगा कहां से बिजनेस को चलाने के लिए। एलोकेशन मतलब अब पैसा आ गया है, फॉर एग्जाम्पल बोरो किया है या इक्विटी रेस की है, राइट, उसे कहां पे एलोकेट, कहां पे लगाना है, फिक्स एसेट्स में लगाना है, करंट एसेट्स में लगाना है, नया प्लांट खड़ा करना है, कहां पे फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स को ऐसे मैनेज कीजिएगा, ऐसे फंड्स को वहां पे लगाइएगा ताकि हमें जो है प्रॉफिट ही अर्न हो। ऑल राइट, तो आगे हम पढ़ते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसका रोल और इंपॉर्टेंस क्या है। साइड एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फाइनेंस से हमें पता लगता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कि हम कितनी फिक्स एसेट्स परचेज कर सकते हैं और कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स कितनी एक्वायर होंगी, लाइकवाइज कैश, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल वगैरह कितने हो सकते हैं, ये भी हमारा बिजनेस फाइनेंस ही जो है वो डिसाइड करता है। देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स गाइड्स द अमाउंट नीडेड फॉर डिफरेंट फाइनेंसिंग पीरियड्स। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें अपने शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितने फंड्स की जरूरत है, तो इसी में से डिसाइड किया जाता है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो या डेट रेस करके करें या इक्विटी करके रेस करें, तो आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स, तो हम क्या करते हैं कि हम P&L वगैरह क्रिएट करते हैं, तो हम ऐसी आइटम्स को एनालाइज करते हैं जो हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस पे इंपैक्ट डालते हैं। ऑलराइट, तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंस है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देयर आफ्टर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली एक कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना होता है। अगर आपको ये एमसीक्यू भी आता है, एक कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर उनके शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, बेसिकली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस, उनको अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी ग्रो करेगी उन फाइनेंसेस से। ऑलराइट, तो बेसिक पर्पस तो वेल्थ बढ़ाना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। हमारा पास आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि कहां पे पैसा लगा के, कहां से रेस करके हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी में इनफ कैश हो ताकि कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आती है या इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ती है तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना है, फंड्स को मैनेज करके चलना है। तीन पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज प्रोक्योरमेंट, कहां से फंड आएगा उसको कहां पे लगाना है, दैट इज एलोकेशन, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, कि अननेसेसरी फंड्स को वेस्ट भी नहीं करना, जहां पे रिक्वायर्ड है उतना इन्वेस्ट तो होना ही चाहिए। फिर आफ्टर मीटिंग दी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, तो जो भी कंपनी के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, तो उन्हें टाइमली जो है हमने मेटअप करना है। ऑलराइट, तो ये था हमारे ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के।
अब देखिए कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कंपनी लेती है अपनी डे टू डे टास्क में। तो यहाँ पे मेजर 3 डिसीजंस होते हैं जिन्हें हम क्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए अब हम इन 3 डिसीजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल देते हैं। जब हम बेसिकली अपना पैसा सोचते हैं कि हम कौन सी एसेट्स में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिस इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब अब कंपनी के पास फाइनेंसेस आ जाते हैं, फंड्स होते हैं उसके पास, तो अब जब कंपनी ये सोचती है कि उसने अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, फिक्स एसेट्स में लगाना है, कौन सी करंट एसेट्स में लगाना है, उसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल देते हैं बेसिकली। जब हम फिक्स एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोला जाता है। फिक्स एसेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है, करंट एसेट्स वाला जो है वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाता है। अब बेसिकली कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि उसने कौन से ऐसे एप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिससे कंपनी को ग्रोथ हो। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है एक नई मशीनरी ले रही है, राइट, तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी, नया प्लांट सेटअप कर रही है। कौन सी ऐसी करंट एसेट्स में लाइकवाइज रॉ मटेरियल, कैश, इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये इसके लिए बन जाती है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ऑलराइट, तो ये कैसे इंपैक्ट करते हैं, देखिए कंपनी को ऑब्वियसली कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ जो है वो इन्हीं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे बेस्ड होती है। ऑलराइट, तो देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो कंपनी की डिटर्मिन ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं कि किन एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। Where after large amount of funds, तो जब हम significant investments lead to higher risk, incorrect decisions can cause huge financial losses। तो जब आप अपना पैसा किसी गलत जगह पे निवेश कर देते हैं, कोई गलत एसेट खरीद लिया आपने, चाहे वो करंट है चाहे वो फिक्स है, तो आपके फंड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। देयर आफ्टर रिस्क इन्वॉल्व। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं वो अपने आप के साथ रिस्क लेके जरूर आती हैं। इट मीन्स कि आपको जो वो पैसा है वो इजीली रिवर्सेबल नहीं है। बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट इसी पे बेस है कि अगर आपने एक बार कोई फिक्स्ड एसेट्स ले ली तो उसको आप इजीली सेल आउट नहीं कर सकते, इसलिए दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल और थोड़े से रिस्की भी होते हैं। देयर आफ्टर देखिएगा कि आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली कैश फ्लो पोजीशन सेस द रेगुलर कैश फ्लो इनफ्लो बिफोर कमिटिंग द फंड्स। जब हम किसी भी चीज में निवेश करते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट है चाहे वो करंट एसेट है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें एक रेगुलर रिटर्न मिल रही है, मतलब पैसा हमें बन रहा है उस एसेट से। देयर आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जो ए प्रोजेक्ट है वो 20% रेट ऑफ रिटर्न देता है और बी प्रोजेक्ट 22% रेट ऑफ रिटर्न देता है, तो हम बी प्रोजेक्ट के साथ ही जाएंगे। हम ये देखते हैं कि पैसा लगाया हुआ कितना पैसा हमें वापस आ रहा है। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इसमें हम ये देख के चलते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, क्या अगर हम नया प्लांट लगा लेंगे कि उसके लिए लेबर रॉ मटेरियल मिल जाएगा हमें, तो हमें ये अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी देख के चलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपनी के फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन देखिए क्या होता है बेसिकली। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि प्रोक्योरमेंट होती है, एलोकेशन होती है और मैनेजमेंट होती है फंड्स की। तो अगर हमने प्रोक्योर करने हैं फंड्स, कहाँ से फंड्स आएंगे, तो यही जो है हमें फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने अगर फंड चाहिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 20 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए बेसिकली, तो कहां से फंड्स को रेज करेगी, दिस इज टर्म्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन फंड्स को लगाना है, एलोकेट करना है कि हमने फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में कहां पे इन्वेस्ट करना है बेसिकली। Financing decision involve determining the amount of capital needed and its sources, focusing on long term finances। तो हम ये देखते हैं कि हम कहां से अपने फंड्स को, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है बिजनेस को चलाने के लिए, कहां से उन फंड्स को रेज करेंगे। बेसिकली इट मूव्स अराउंड लॉन्ग टर्म फंड्स, कि हम कहां से उन पैसे को रेज कर सकते हैं। देखो सोर्सेस क्या होते हैं, दो सोर्सेस होते हैं, ये हम +1 से पढ़ते आते हैं, दैट इज ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स में हमारे पास शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं, जो हम शेयर्स इशू करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आर जब कंपनी पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, उसका कुछ हिस्सा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 करोड़ की जो है रिटर्न कमाई, प्रॉफिट्स कमाए, उसमें से कंपनी ने 7 करोड़ जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 3 करोड़ कंपनी ने अपने पास रख लिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। कि कल को कोई कंटिजेंसी होती है या कंपनी ने एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो उसमें से पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है।
ऑलराइट। अगर हमारे पास आते हैं बोरोड फंड्स, तो इसमें से हम जो है लोन्स की फॉर्म में पैसा रेज करते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हो, लोन्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो। ऑलराइट। तो देखिए इनमें की कंसर्न्स क्या होते हैं। डिसाइडिंग द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ऑनर्स वर्सेस बोरोड फंड्स, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंस करते समय हम ये देख के चलते हैं कि अगर मैं वेंचर्स इशू करती हूँ तो मुझे कितना मतलब कॉस्ट पड़ती है उसकी, कितना मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं शेयर कैपिटल इशू करती हूँ या शेयर्स इशू करती हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, या मैं इन दोनों का मिक्सचर ले सकती हूँ। तो ये हमारी जो है एनालिसिस पे ही मैटर करता है। नेक्स्ट देखिएगा फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, हम वही मेथड चूज करेंगे, चाहे वो डिबेंचर है, चाहे वो लोन है, चाहे शेयर कैपिटल इशू कर दो, जिसका खर्चा हमें सबसे कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेयर कैपिटल इशू करती हूँ या शेयर्स इशू करती हूँ, तो उसमें से फॉर से कि 10% ही मेरा जो है प्रॉफिट का हिस्सा जाता है। अगर मैं डिबेंचर्स इशू करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 7% जाता है, तो आई विल गो फॉर डिबेंचर्स। उसके बाद जो है रिस्क, रिस्क जो है हम ये देखते हैं कि जो बोरोड फंड्स हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, बिकॉज उस पे हमें रिटर्न भरना ही पड़ेगा हर महीने। शेयर इशू करते हैं जब शेयर होल्डर्स हैं, उनका तो हम डिविडेंड रोक भी सकते हैं कि इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे, पर जो लोन वाला इंसान है या डिबेंचर्स इशू करते हैं वो हर महीने जो है अपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेट लेना ही आएगा। फिर आफ्टर कैश फ्लो, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं, कंपनी के पास कैश होता है और उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं उसमें से अच्छी रिटर्न आती है, तो कंपनी कैन प्रेफर डिबेंचर्स। देयर आफ्टर कंट्रोल, अगर कंपनी ये चाहती है कि उसने अपनी कंपनी में से कंट्रोल नहीं खोना, उसका जो अथॉरिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कंपनी जो है हमेशा क्या करेगी, इक्विटी कभी प्रेफर नहीं करेगी, हमेशा डिबेंचर्स को ही प्रेफर करेगी, कि वो ये चाहेगी कि हाँ मैंने अपनी कंपनी में से अपना होल्ड डिक्रीज नहीं करना। देयर आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट, देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो इशू करते समय जो भी खर्चा आता है, लाइकवाइज ब्रोकर की कमीशन हो जाती है, अंडर राइटर की कमीशन हो जाती है, तो उस केस में हम उसे बोल देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कंपनी को लगता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई है तो कंपनी कैन प्रेफर डिबेंचर्स। उसके बाद हमारी आती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाई फिक्स्ड कॉस्ट नेसेसिटीज द कॉशियस यूज ऑफ बोरोड फंड्स, अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, हमारा खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो वी कैन गो फॉर इक्विटी। देयर आफ्टर कैपिटल मार्केट कंडीशंस, अगर ये लगता है कि कंपनी को कि हाँ अगर मैं बोरोड फंड्स ले रही हूँ, लोन ले रही हूँ, तो जो मेरा इंटरेस्ट पे कर रही हूँ इट इज मिनिमल, मैं इजीली निकाल सकती हूँ, ये मतलब जो मेरी रिटर्न्स मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसमें से इजीली जो है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया जा सकता है, चाहे लोन का पे किया जा सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी इजीली पे हो जाएगी, तो वी कैन गो फॉर borrowed funds। तो rather than issuing equity तो हम borrowed funds को प्रेफर करते हैं। एंड these are the most important points कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आपको एक केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है, चाहे कोई एमसीक्यू बन के भी आ सकता है कि कंट्रोल वगैरह जा रहा है या कंट्रोल कंपनी नहीं खोना चाहती, इस केस में कंपनी कौन सा डिसीजन लेती है। ऑलराइट, आगे देखिएगा हमारे पास थर्ड डिसीजन आता है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब शेयर होल्डर्स जो हैं अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो हमने यही पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बेसिक गोल यही होता है कि हमने वेल्थ बढ़ानी है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखिएगा, दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, और आपका बिजनेस जो अगर फंड्स मिलते हैं वहां से तो यू कैन गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। ऑलराइट, अब डिविडेंड डिसीजन क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न, तो उसे हम डिविडेंड डिसीजन बोल देते हैं कि हम जब उन्हें क्या करते हैं उनके फंड्स का कुछ रिटर्न देते हैं कि आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो डिविडेंड डिसीजन देखिएगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ फर्म सरप्लस प्रॉफिट अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ऑलराइट, तो देयर आफ्टर देखिएगा कि अब हमने क्रेडिटर्स के भी पैसे देने हैं, एम्प्लॉइज को भी देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को भी देने हैं और शेयर होल्डर्स को भी देने हैं। It focuses on the portion of profits to distribute as dividends to equity shareholders versus retaining them as earnings for reinvestment. This is termed as retained earnings. तो जैसे हमने पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं कि हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को ना बांटते हुए अपने पास रख लेते हैं, ताकि कल को कोई कंटिजेंसी होती है, कंपनी ने एक प्लांट नया लगाना है, एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस, उसमें से फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। जब हम अपने प्रॉफिट्स में से कंपनी ये सोचती है कि 10 करोड़ में से 6 करोड़ में ना जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दूंगी, 4 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग्स रखूंगी, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड डिसीजन बन जाता है।
देखिए ये इंपॉर्टेंस क्या है डिविडेंड डिसीजन की, इसके मतलब इतनी कंसिडरेशन लेने की इसकी क्या जरूरत है। बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी इज मेंटेन्ड बाय योर डिविडेंड डिसीजन, की कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या रहेगी, डिविडेंड डिसीजंस जो है डिक्टेट करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड अफेक्ट्स शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। अगर हम शेयर होल्डर्स को अच्छी रिटर्न देंगे तो बेसिकली दे आर सेटिस्फाइड और उनको ये भी लगेगा कि कंपनी काफी अच्छी प्रॉफिटेबल है, वी कैन इन्वेस्ट इन इट। Thereafter, proper distribution impacts the market perception and share price of the company. अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बेसिकली मार्केट में, शेयर मार्केट में हमारे प्राइस जो है शेयर्स के फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बेसिकली फ्लरिशिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब फैक्टर्स पढ़ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये रॉ क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपली सीधा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन, चाहे वो फाइनेंसिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इसको अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो पहले देखिएगा कि अगर अर्निंग्स कंपनी की अच्छी हैं, डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम करंट और पास्ट अर्निंग्स, तो अगर हाँ कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं बेसिकली, तो वो डिविडेंड ज्यादा एलोकेट कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो लोअर अर्निंग्स होंगी तो ऑब्वियसली डिविडेंड्स रिड्यूस जाएगा, क्योंकि बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स, तो उनको वेट करनी ही पड़ेगी कंपनी के प्रॉफिटेबल होने की। देयर आफ्टर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर कंपनी स्टेबल अर्निंग्स रखती है, अपनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती उसके प्रॉफिट्स में, तो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है कंपनी। और अगर कंपनी जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, एक बार प्रॉफिट ज्यादा हो गया एक बार लॉस में चली गई, कंपनी स्टेबल डिविडेंड डिसीजन नहीं ले सकती। देयर आफ्टर कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी किसी में इन्वेस्ट करके बैठी है, फॉर एग्जांपल उसके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि उसको अच्छी रेट ऑफ रिटर्न आती है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, बेसिकली तो वो अच्छे जो है डिविडेंड्स एलोकेट कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो डिविडेंड डिसीजन भी अफेक्ट होंगे ही होंगे। Thereafter, growth opportunities. Firms without growth plans may distribute higher portion of their earnings as dividends. अगर आप जो है, अगर एक कंपनी है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक कहने का मतलब यहाँ क्या है कि कंपनी एक्सपेंशन का आगे, कंपनी सेटिस्फाइड है कि हाँ इतना प्लांट है ओके है, हमने एक्सपैंड नहीं करना। पर अगर एक कंपनी एक्सपेंशन का अपना एक रोल मॉडल लेके चलती है कि हमने एक्सपैंड भी करना है, डाइवर्सिफाई भी करना है, तो फिर वो कम डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बेसिकली वो रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी ताकि उसे री इन्वेस्ट कर पाए अपने बिजनेसेस में। ऑलराइट, देयर आफ्टर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, मैं जो काफी सारी कंपनीज होती हैं वो क्या सोचती है कि हमने स्टेबल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारे शेयर होल्डर्स खुश रहें, मार्केट में भी इमेज अच्छी बनी रहे और हमारी कंपनी में री इन्वेस्ट भी करें। ऑलराइट, और अगर हम चेंजेस करते हैं अपनी डिविडेंड डिसीजंस में, ऑलराइट, इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल रादर देन टेम्परेरी इंक्रीजेस। तो हम क्या करते हैं, काफी कंपनीज ये सोच लेती हैं कि हाँ फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हो सकते हैं, तब हम ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, अभी हम स्टेबल पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेंगे। Thereafter, preference of shareholders. Companies with many retired और middle class shareholders may opt higher dividends. अगर आपको ये लगता है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो मिडिल क्लास हैं या रिटायर्ड पर्सोनल्स हैं, कुछ भी है, तो आप उन्हें स्टेबल डिविडेंड डिसीजन ही देंगे और हायर डिसीजंस को हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज बेसिकली उनके लिए यही मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। हाई टैक्सेशन में लीड कंपनीज टू लोअर द डिविडेंड्स। ऑब्वियसली अगर कंपनी हायर प्रॉफिट्स दिखाएगी, डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर टैक्स रेट उस पर ज्यादा हुआ तो कंपनी अवॉइड करेगी ज्यादा डिविडेंड देने से। अदरवाइज अगर टैक्सेशन पॉलिसी कंपेटेबल है कंपनी के लिए तो वो क्या करेंगे, हायर डिविडेंड्स एलोकेट कर सकते हैं। Thereafter, access to capital markets. Company that can easily tap the capital market may declare more dividends, confident in raising the funds when needed. अगर कंपनी को ये लगता है कि मैं जब चाहूँ शेयर मार्केट में से पैसा निकाल सकती हूँ, शेयर्स इशू करके मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स लोग हमेशा ही खरीदेंगे, कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स ना रख के अपना पैसा जो है वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी को प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन है कि शायद अगर मैं कल को नई शेयर कैपिटल इशू करती हूँ तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे या मेरे शेयर्स नहीं लेंगे, कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करेगी। ऑलराइट, देयर आफ्टर लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो कंपनीज को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बनाने के लिए प्रमोट करती हैं, तो उस केसेस में कंपनी अपना डिसीजन ले सकती है। Thereafter, contractual constraints. Financial agreements, long-term loans might impose restrictions on the distribution of dividends. अगर कंपनी ने borrowed फंड ज्यादा लिए हुए हैं तो उसको अपना ज्यादा जो प्रॉफिट का शेयर है बेसिकली वो क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करने में, प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में जो बोरोड फंड्स की है, तो ऑब्वियसली वो कम डिविडेंड्स ही डिक्लेयर करेगी क्योंकि उसके पास प्रॉफिट ही कम बचेंगे। Thereafter, stock market reactions. Dividend announcements impact stock prices. Favorable dividend typically boost the share price.
तो देखिए स्टॉक मार्केट में अपने शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए समटाइम्स कंपनी प्रेफर हायर डिविडेंड्स, ताकि उसका जो शेयर प्राइस है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो क्या करती हैं, हमारी कंपनी के डिसीजन को, डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली होता क्या है कि जहां पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कंपनी को कितने फंड्स की जरूरत है और ये फंड्स कहां से आएंगे, दिस इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्पासेस कि कहां से कितने फंड्स हमें जरूरत है ताकि कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके और कहां से इन फंड्स को रेज किया जा सकता है, दिस इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों ही आ जाती है। देन आफ्टर प्रोसेस देखिएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है। सबसे पहले सेल को फोरकास्ट किया जाता है। सेल फोरकास्ट करने का मतलब कि हाँ, अगर हम नया प्लांट लगाएंगे या कुछ है, फ्यूचर में हमारी सेल कितनी हो सकती है। बेसिकली सेल कैसे फोरकास्ट क्या है, अगर सेल फोरकास्ट की जाएगी तो कंपनी अपने रिटर्न्स के बारे में भी सोच सकती है कि अगर हम इतनी सेल करेंगे तो इतना रिटर्न आएगा, तो इससे फंड्स भी रेज किए जा सकते हैं। अगर फंड रेज करते हैं, अगर हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट में भी मदद करेगी। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसी बेसिस पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है कि कितनी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। देयर आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, कि जब हम अपने प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हम इतना पैसा लगाएंगे और इतनी रिटर्न्स हमें आने का चांसेस है, दिस इज टर्म्स है एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। Thereafter, determining the sources of external funds, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ से पैसा रेज करना है, बेसिकली डेट से करना है या इक्विटी से करना है, तो ये एस्टिमेट किया जाएगा। Thereafter, preparation of cash budgets, अब कैश बजट कितना कैश चाहिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए कितना कैश होना चाहिए, तो इसके बारे में भी प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका प्रोसेस है। तो पहले हम सेल की फोरकास्ट करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर ये देखते हैं कि उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हम डेट लें या इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करें। देयर आफ्टर कैश बजट्स के बारे में फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैश बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए फीचर्स देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या है बेसिकली। तो इससे एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बन जाता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि आपके पास एक रफ फिगर आ जाएगी कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और कहां से फंड को रेज किया जा सकता है कंपनी के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, कि फ्यूचर के लिए, कि कंपनी अच्छी तरह ग्रोथ करे, काम करे अपना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉरकास्टिंग द फंड नीड्स। तो ये क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है कि कंपनी को कितने फंड्स की जरूरत है। देयर आफ्टर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखिएगा कि हम ये किसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ताकि फंड्स हमेशा कंपनी के पास रहें, डे टू डे एक्सपेंसेस जो है मीटअप किए जा सके कंपनी के, अगर कंपनी की कोई फ्यूचर नीड्स है तो उसे भी पूरा किया जा सके। देयर आफ्टर अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी फंड रेजिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि हमें कंपनी को कितने फंड्स की जरूरत है। अब एक्स्ट्रा फंड्स ना रेज हो तो ये भी इसके दायरे में ही आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी फंड्स जो है उनको अवॉइड करते हैं। ऑलराइट, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें ये फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है, कि हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि कितनी सेल हो सकती है, क्या डाउन टर्न्स आ सकते हैं कंपनी के लिए। ऑलराइट, अवॉइडेंस ऑफ बिजनेस शॉक्स। अब अनएक्सपेक्टेड जो चैलेंजेस आते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर फंडिंग होगी, प्रॉपर फंड्स अवेलेबल होंगे, तो हम बिजनेस शॉक से अपने आप को बचा सकते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी से। ऑलराइट, कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस, वेरियस डिपार्टमेंट के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऑलराइट, एफिशिएंट यूजेस ऑफ फाइनेंसेस, कि आपके जो फंड्स हैं बेसिकली वो अननेसेसरली वेस्ट नहीं होते और उन्हें प्रॉपर जगह इन्वेस्ट किया जाता है। लिंकिंग प्रेजेंट विद फ्यूचर, तो हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स को फोरकास्ट करके आज कितने फंड की जरूरत है तो उसे रेज करने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑब्वियसली सो इट इज अ कनेक्शन कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ से फाइनेंस को रेज किया जाएगा, जो हमने पिछले 3 फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़े थे। उसके बाद क्या आएगा, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। तो जब हम क्या करते हैं कि हम असेस करते हैं कि इतना फंड रेज किया है, क्या हम इतना काम कर सकते हैं कि हमारी रेट ऑफ रिटर्न इतनी हो कि हम अपने जो डेट्स वगैरह हैं उसे पे ऑफ करने के लिए सक्षम हैं। ऑलराइट, आगे देखिएगा हमारे पास कुछ डिफरेंस आता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके साथ रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट करनी है, एलोकेशन करनी है और मैनेजमेंट करनी है फंड्स की हमने। और उसमें हमने 3 डिसीजंस पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन।
फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कहाँ से फंड्स को रेज किया जाएगा और प्रॉपरली उन्हें यूटिलाइज किया जा सके। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ फंड्स तो आ ही जाता है, कितने पैसे चाहिए। मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा पार्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इसका ही पार्ट है। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर अप हो जाते हैं। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑल फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज इसी चीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर की जाती हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग किस पे फोकस करता है कि फंड्स जो है वो रेडीली अवेलेबल रहे और अननेसेसरी फंड्स जो है वेस्टेज उसको अवॉइड किया जा सके। Alright, so this is the difference between financial management and financial planning. Thereafter, we move on to the another topic, that is capital structure. अब बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस अ बिजनेस ऑपरेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि कितने जो हमने फाइनेंसेस रेज किए हैं उसमें डेट का कितना शेयर है और इक्विटी का कितना शेयर है। ऑलराइट, तो कैपिटल स्ट्रक्चर शोज कि आपके फाइनेंसेस जो आपने रेज किए हैं, जो भी आपने पैसा रेज किया है, फंड्स रेज किए हैं, उसमें से इक्विटी कितनी है और डेट कितना है। ऑलराइट, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखिएगा, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही रहता है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो क्रिएट करनी है, उसको बढ़ाना है। तो चलिए अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स डेट एंड इक्विटी। अब डेट तो हमने पढ़ा था कि बोरोड फंड्स होते हैं, लाइकवाइज डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन्स वगैरह हो गए। और इक्विटी जो है वो हमारी क्या बन जाती है? ऑनर्स इक्विटी का पार्ट बन जाती है, जिसमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं। बेसिकली जो डेट होते हैं बेसिकली उनमें हायर रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं किया या आपने जो लोन की अमाउंट है उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने क्वार्टरली, मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी ही करनी है। ऑन दी अदर हैंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वहां पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक महीना प्रॉफिट नहीं है तो द शेयर होल्डर्स कैन वेट फॉर 1 मंथ, उनको नेक्स्ट मंथ में हम पे आउट कर देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो नए डेट्स होते हैं दे आर लेस एक्सपेंसिव। अब इनको लेस एक्सपेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप कंपनी का कंट्रोल नहीं खोते। बट यस, इन इक्विटी आप कंट्रोल जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथों में देते हैं। जब आप शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के तो दे अल्टीमेटली बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आप अपना कंट्रोल खोते जाते हैं। तो डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, बट डेट रिस्की होता है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है पे करने की। अदरवाइज जो है वो बैंक वाले जो है एक स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाते हैं आपके प्रति। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने इक्विटी के जो है डिविडेंड नहीं पे किया तो ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैन पे फॉर नेक्स्ट मंथ। बट यस, इसमें क्या होता है कि आप कंपनी का कंट्रोल खोते हैं और ये मोर एक्सपेंसिव मेथड होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि आपके जो फंड रेजिंग है उसमें इक्विटी और डेट का कितना पोर्शन होता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो ये बताती है कि आपके टोटल जो आपने फंड्स रेज किए हैं उसमें डेट का कितना हिस्सा है। शोज द पोर्शन ऑफ द डेट कि आपने उसमें से ओवरऑल आपका डेट कितना है, जितना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था? डेट भी था और इक्विटी भी थी कि आपने पैसा रेज किया था। ऑलराइट, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। आपकी इक्विटी में से जो आपने पूरा पोर्शन पैसा उठाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 करोड़ जो है वो लोन की फॉर्म में लिया हुआ है, उसमें से फॉर एग्जांपल 30 करोड़ 40 करोड़ जो डेट की फॉर्म में है, तो ये जो है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। ऑलराइट, तो इसके इम्प्लीकेशंस देखिएगा। डेट कैन एनहांस अर्निंग्स बट एट लोअर कॉस्ट कंपेयर टू इक्विटी बट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम बात करते हैं, कहते हैं जो डेट होते हैं वो आपकी अर्निंग्स को एनहांस कर सकते हैं बट इनकी कॉस्ट भी लोअर होती है, जैसे कि आप कंट्रोल नहीं खोते। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है तो डेट रेज करना ही बिल्कुल सही है। बट यस, दे आर फाइनेंशियली रिस्की कि अगर आप इसकी ऑब्लिगेशन पे आउट नहीं करते या आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो इसमें इंसॉल्वेंसी की दिक्कत आती है। Utilizing debt is advantageous in boom periods while equity is preferred during downturns। अब देखिएगा, अगर बूम पीरियड्स होते हैं, लोगों के पास पैसा है तो आप डेट रेज कर सकते हैं इजीली। बट ऑन दी अदर हैंड अगर डाउन टर्न्स होते हैं तो इक्विटी जो है वो मोर प्रेफर की जाती है। ऑलराइट,
आगे देखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। पहली बात तो कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, एज आई ऑलरेडी रिपीटेड, तो हम डेट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज होती है, पे आउट करने के लिए पैसे नहीं होते, रेट ऑफ रिटर्न पक्का नहीं है हमारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से, तो इक्विटी शेयर इशू कीजिएगा। अदरवाइज आप डेट ले लेते हैं और रेट ऑफ रिटर्न अच्छा ना हुआ, कैश फ्लो अच्छा ना हुआ, तो वो ऑब्लिगेशन मीटअप नहीं होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताती है कि आपकी अर्निंग्स क्या इतनी सक्षम है कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को पूरा करके जाती हैं। बेसिकली मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनीज अर्निंग्स कवर टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये बताती हैं कि आपकी अर्निंग्स कितनी बार, कितने टाइम्स आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर अप कर सकती हैं। तो बेसिकली आईसीआर का फॉर्मूला देखिए क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो अर्निंग्स है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट क्या है, 1000 है। ऑलराइट, काफी छोटी एग्जांपल लेते हैं हम, और इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हम करते हैं दैट इज 100। 10 बार हमारी जो अर्निंग्स हैं वो आपकी इंटरेस्ट को कवर अप करके जा सकती हैं। मतलब हम 10 बार अपनी अर्निंग्स को यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के लिए। बेसिकली अगर हमारी आईसीआर अच्छी होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग्स इतनी भी कैपेबल नहीं है कि आपके इंटरेस्ट को पे कर सके, तो गो फॉर इक्विटी। देयर आफ्टर हमारे पास आ जाती है दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ये इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है आईसीआर का। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट दोनों को कंसिडर किया जाएगा। आईसीआर में सिर्फ हम इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को भी कवर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो ये सब चीजें हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो इंटरेस्ट लेते हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्लिगेशन होती है कि हमने पे करना ही करना है ये डिविडेंड, बिकॉज दे आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉट इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, तो ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है अपनी अर्निंग्स में। ऑलराइट, तो अगर हमारी जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो अच्छी है, हाई है, तो ऑब्वियसली हम डेट रेज कर सकते हैं। इफ इट इज लो तो इक्विटी को सजेस्ट किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न, फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट लगाया, उसमें से 10% हमें प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, और जो हमारा डेट है उसे हम सिर्फ और सिर्फ 6% के अमाउंट पे करते हैं, तो 4% तो अभी भी सरप्लस बचा हमारे पास, तो वी कैन प्रेफर डेट। पर अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो 12% पे होती हैं, तो ऑब्वियसली डोंट गो फॉर डेट, गो फॉर इक्विटी। देयर आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेट। अगर लोन्स की जो कॉस्ट है हमें बहुत ज्यादा पड़ती है या इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो डेट प्रेफर कीजिएगा। पर अगर डेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है तो इक्विटी प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर जो कंपनी है वो एक लेवल से ज्यादा जो है डेट्स को प्रेफर करती है, बेसिकली डेट्स ज्यादा प्रेफर करने से प्रॉफिट श्रिंक होता है। अल्टीमेटली प्रॉफिट श्रिंक होगा तो शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है वो दांव पे जाएगा और जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है वहां पे शेयर का प्राइस फॉल करेगा रादर देन इंक्रीजिंग। एक पॉइंट ऐसा आता है कि कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द डेट बियॉन्ड अ पॉइंट, कि ज्यादा डेट भी नहीं हम ले सकते क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट अल्टीमेटली डिविडेंड कम होता है। Next is flotation cost. Raising the capital through equity involves higher cost compared to debt, impacting the capital structure decision. तो अगर हम हमारी जो अगर शेयर्स इशू करते हैं तो वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इक्विटी को छोड़ के डेट्स को प्रेफर किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन में बेसिकली क्या है, अगर कंपनी को लगता है कि उनका रिस्क लोअर है, उनके पास कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, दे कैन इजीली पे द डेट्स, तो दे कैन प्रेफर डेट्स। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी को लगता है कि वो हाई रिस्क उनके पास है, उनके कैश फ्लो पोजीशन कभी रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता, तो दे कैन गो फॉर इक्विटी। फिर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम आज डेट ज्यादा रेस करते हैं, लोन्स वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, डिवेंचर ज्यादा इशू कर देते हैं, फ्यूचर में हम इस सोर्स पे कम रिलाय करेंगे, तो आज ही प्रेफर किया जाता है कि दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, डेट और इक्विटी का। फिर आफ्टर कंट्रोल प्रेफरेंस, अगर कंपनी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती, शेयर होल्डर्स के हाथों में अपनी कंपनी का कंट्रोल नहीं देना चाहती, तो कंपनी शुड प्रेफर डेट। ऑन द अदर हैंड अगर कंट्रोल का कोई चक्कर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं।
ऑन दी अदर हैंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइकवाइज सेबी गाइडलाइंस, मॉनेटरी रेगुलेशंस, इनके बेसिस पे भी हमें जो है अपनी डेट्स और इक्विटी का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड स्टॉक मार्केट कंडीशंस, अगर स्टॉक मार्केट बियरिश है तो कंपनी को डेट सिक्योरिटीज को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता चलता कि कब प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर बुलिश मार्केट है तो कंपनी शुड प्रेफर इक्विटी। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स के बारे में बात करें कि जो इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली जो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपकी जो बेसिकली इंडस्ट्री है आपकी, तो वो क्या प्रेफर कर रही है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इंडस्ट्री कुछ भी प्रेफर करे, पर आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन कंपनी के अपने रिस्क को देख के ही इक्विटी या डेट में से चूज करना चाहिए। उसके बाद टैक्स रेट्स, अगर हायर टैक्स रेट होते हैं तो कंपनी क्या करती है, डेट्स रेस करती है, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो एक तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जिससे प्रॉफिट श्रिंक हो जाता है और कंपनी को लेस टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। पर अगर टैक्सेस लो है तो कंपनी कैन गो फॉर इक्विटी। तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Thereafter we move on to the topic that is fixed capital. तो हमने पढ़ा था कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती है, चाहे वो फिक्स कैपिटल में करे, चाहे वो करंट आपकी एसेट्स में करे। अब फिक्स कैपिटल किसके लिए चाहिए होती, जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में बात करते हैं या प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जहां लॉन्ग टर्म पैसा निवेश करना है हमने, तो दिस कम्स अंडर फिक्स कैपिटल। ऑलराइट, सो दिस इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफन टर्म्ड एज कैपिटल बजटिंग। तो जब हमने पढ़ा था कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोल देते हैं। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि फिक्स एसेट्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया प्लांट एंड मशीनरी, लैंड खरीद सकते हैं, ओके, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स कर सकते हैं, R&D पे खर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, फिक्स कैपिटल की जो फैक्टर्स हैं कि हमें फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो नेचर ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी तो उसे फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर सर्विस फर्म है, कोई भी रिटेलर है, तो उसे फिक्स एसेट की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर आपकी लार्ज फर्म है, लार्ज कंपनी है, ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो ऑब्वियसली फिक्स एसेट की ज्यादा जरूरत होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर काम कम है, ऑपरेशंस लो ही रहते हैं, तो वहां पे लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। Thereafter, technique of production. Capital intensive production methods need more fixed capital. तो obviously अगर आप machines के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं लेबर को छोड़ के, तो आपको फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर रिलाइंग ऑन लेबर इंटेंसिव मेथड्स, फिक्स कैपिटल की कम जरूरत होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कंपनी रैपिड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस करती है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑन दी अदर हैंड वाइसा वर्सा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, एक्सपेंशन पे फोकस करती है, डाइवर्सिफिकेशन पे, तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर कंपनी लिमिटेड रहती है, अपने स्केल पे खुश है, एग्जिस्टिंग स्केल पे, तो फिक्स कैपिटल की कम जरूरत होगी। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी एड ऑन करना चाहती है प्रोडक्ट्स को अपने, फिक्स कैपिटल, एडिशनल फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, अदरवाइज नॉट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड लीजिंग ऑप्शंस कैन रिड्यूस द रिक्वायर्ड फिक्स कैपिटल। अगर आपके पास लीज का ऑप्शन है, जैसे आप अपनी लैंड ना परचेज करके रेंट पे, लीज पे ले सकते हैं, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी उस केस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। अगर आप जॉइंट वेंचर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, दो कंपनीज मिलकर इकट्ठे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेपरेट अपना इंडिविजुअलिटी में करते हैं, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए या करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो भी पैसा चाहिए, दिस इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। Alright, so it is invested in the current assets necessary for the smooth operations of the business. जब हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल बजटिंग बन जाता है। जब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दिस कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल देखिए किस किस में चाहिए होगी, कौन कौन सी करंट एसेट्स में, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री, चाहे वो फिनिश हो, रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हो, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑलराइट, तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं कि हमारे पास इतनी करंट एसेट्स हैं जो हमारी करंट लायबिलिटीज को मीटअप कर जाती हैं, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल होगी।
ऑलराइट, तो देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, जनरली नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल देन मैन्युफैक्चरर्स। ऑब्वियसली अगर आप रिटेलर हैं तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा चाहिए बिकॉज दे नीड मनी फॉर रॉ मटेरियल, फॉर देयर क्रेडिटर्स एज वेल। ऑलराइट, देयर आफ्टर हमारे पास आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। वही है, अगर आपका लार्ज बिजनेस है तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज लेस वर्किंग कैपिटल विल बी सफिशिएंट। उसके बाद बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, अगर तो बूम पीरियड है, एक्सपेंशन का फेज है, इकोनॉमी में बढ़ रही है इकोनॉमी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे एंड दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी जो है ड्राफ्ट में जा रही है, डिप्रेशन में है, कॉन्ट्रैक्शन का फेज चल रहा है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल की नीड हमेशा कम होगी, बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं है आपका प्रोडक्ट डिमांड करने के लिए, तो आप प्रोडक्शन करके करेंगे क्या। उसके बाद आ जाता है सीजनल फ्लक्चुएशंस, जब सीजन है किसी भी चीज का, राइट, तो तब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। अगर अदरवाइज अगर सीजन नहीं है, आपने सिर्फ माल स्टोर ही करना है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रमोट करते हैं आप रादर देन यूजिंग मशीन्स और कैपिटल इंटेंसिव मेथड, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करते हैं तो आप फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर आपके सप्लायर आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, इजीली आपको लोन्स वगैरह अवेल करवाते हैं, पेमेंट डिले करके भी आप कर सकते हैं, ऑलराइट, तो उस केस में जो है हमें वर्किंग कैपिटल की कम नीड होगी। पर अगर सप्लायर जो है इमीडिएट कैश पेमेंट्स चाहिए उनको, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। देयर आफ्टर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट फर्म्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। तो जो एफिशिएंट फर्म्स होती हैं, जिनका मतलब सेल जल्दी हो जाती है, सेल फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उनको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर आपके रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हैं, जब आपके पास पैसा होता है तो आप ले आते हैं, रेडी असेस है, इजीली असेसेबल है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो देखिए लास्ट में एक समराइज टेबल बनाया गया है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। आई होप सो कि आपको अपना चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।